प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 अपना प्रकरण है वनस्पतियों का प्राणियों का वर्गीकरण भाग 1। प्राणियों का वर्गीकरण में क्या क्या दिया है, एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं बच्चों। प्राणी वर्गीकरण का इतिहास, प्राणी वर्गीकरण की नई पद्धति और प्राणी जगत सृष्टि। इस पाठ में हम ये तीन टॉपिक सीखने वाले हैं। तो बच्चों हम चलिए शुरू करते हैं। प्राणी वर्गीकरण का इतिहास क्या है, हमने कक्षा 9वीं में भी वर्गीकरण के बारे में सीखा था। तो बच्चों थोड़ा हम पीछे आपको ले चलते हैं कि सजीवों का वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है। आप जैसा जानते हैं कि सजीवों के वर्गीकरण का लिए एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट व्हिटकर। उन्होंने पंच जगत वर्गीकरण पद्धति और उसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक इसका अध्ययन करके वनस्पतियां हमारे परिसर को हरा भरा रखती हैं। इस प्रकार से सजीवों को ये थे वैज्ञानिक, इन्होंने सजीवों को देखिए कैसे दो भागों में बांट दिया। इस सजीव को इन्होंने दो भागों में वर्गीकरण किया, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में आता है मोनेरा। आदि केंद्र की में क्या आता है बच्चों? मोनेरा। दृश्य केंद्र की में भी इसके दो भाग हो गए, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की में क्या आता है बच्चों? प्रोटिस्टा आता है। और बहुकोशिकी को भी दो भागों में बांटा गया, कोशिका भित्ति युक्त और कोशिका भित्ति विहीन। फिर कोशिका भित्ति युक्त को दो भागों में बांटा गया, स्वयंपोषी जिसमें वनस्पति वर्गीय आता है, परपोषी में जिसमें कवक वर्गीय आता है, और कोशिका भित्ति विहीन में प्राणी वर्गीय आते हैं। तो आपने ये देखा मोनेरा है, ये मोनेरा के चित्र दिए हैं। एक कोशिकी में अमीबा आता है बच्चों, बहुकोशिकी में हाथी, और प्राणी वर्गी में, प्राणी जगत में ये सांप है। और यहाँ पर परपोषी कवक दिया है। स्वयंपोषी में ये परपोषी में कवक आता है, परपोषी में कवक जगत आता है, और स्वयंपोषी में वनस्पति आती है। इस प्रकार से सजीवों का जो है वर्गीकरण किया गया, सजीवों का वर्गीकरण किया गया। वनस्पतियों का वर्गीकरण बच्चों आप लोग अपने परिसर में जैसा आप देख रहे हैं अनेक प्रकार के प्राणी देखते हैं। उसमें चित्र में भी कुछ प्राणी बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं।
कुछ प्राणी आपने देखा है रहने का स्थान भी अलग अलग होता है। कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ जलचर में रहते हैं। कुछ प्राणी चलने की भी सबकी हाइब्रिड अलग अलग होती है। कुछ प्राणी रेंगते हैं तो कुछ प्राणी पानी में तैरते हैं। पक्षियां हैं तो कुछ हवा में उड़ते हैं प्राणी। कुछ प्राणियों की त्वचा पर शलक होते हैं तो कुछ के त्वचा पर परों का आवरण होता है। कुछ के ऊपर बाल होते हैं, कुछ पे पंख होते हैं। इस प्रकार से प्राणियों में हम यह कह सकते हैं कि प्राणियों में अनेक प्रकार की विविधताएं होती हैं। अध्ययन के अनुसार जो आज तक के आंकड़े हैं बच्चों, लगभग इस पृथ्वी पर 70 लाख प्रकार के प्राणी हैं। 70 लाख प्राणियों की मौजूदा स्थिति है। इसमें प्रत्येक जाति का अगर हम अध्ययन करें तो आसान काम नहीं है। तो प्राणियों को कैसे समूहों में बांटा गया है, प्राणियों को किस प्रकार से समूहों में बांटा गया है, सबकी रंग रूप आकृति, जैसे मनुष्य देखिए एक चेहरे के दो लोग नहीं मिलते, कुछ न कुछ भिन्नताएं सब में रहती हैं। तीनों भिन्नताओं के आधार पर, किस आधार पर बच्चों, समानता और असमानताओं पर आधारित प्राणियों के समूह तथा उप समूह तैयार करना, यही है प्राणियों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, समानता और असमानता। समानता और असमानताओं पर आधारित प्राणियों के समूह तथा उप समूह तैयार करना प्राणियों का वर्गीकरण है। हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। प्राणी वर्गीकरण का इतिहास। प्राणी जो वर्गीकरण का इतिहास है, एक ग्रीक दार्शनिक और एरिस्टॉटल थे। इन्होंने सर्वप्रथम प्राणियों का वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने क्या क्या देखा, शरीर का आकार देखा, उसकी आदत देखा, उसके रहने के तौर तरीके देखा। उस मुद्दों के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। आगे चल करके बहुत सारे मुद्दों के आधार पर वर्गीकरण हुआ। जो अरिस्टॉटल द्वारा उपयोग में लाई गई वर्गीकरण की पद्धति थी, उसको कृत्रिम पद्धति कहते हैं। इसके अतिरिक्त थियोफ्रास्ट, प्लिनी, जॉन रे, लिनियस, ये सब ने भी वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति का अवलंबन किया। बहुत समय से इस प्राकृतिक पद्धति का अवलंबन हो रहा है। ये सब वैज्ञानिक हैं, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। तो ये जो वर्गीकरण किया गया बच्चों, जो वर्गीकरण किया गया, ये कार्ल वुर्स हैं वैज्ञानिक। ये देखिए इसका नाम इधर लिखा हुआ है। और ये ग्रीक फिलोसोफर हैं अरिस्टोटले। उसके लाभ क्या क्या है, वर्गीकरण से लाभ। तो वर्गीकरण से कई लाभ होते हैं। तो जब किसी भी चीज का वर्गीकरण किया जाता है तो उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। माने वर्गीकरण के आधार पर प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है। किसी एक समूह के सीमित प्राणियों का अध्ययन किया तो भी समूह के सभी प्राणियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्राणियों के उत्क्रांति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। प्राणियों को पहचानना आसान होता है, उसमें अचूकता आती है। प्राणियों का अन्य सजीवों के साथ जो संबंध होता है उसको समझने में मदद होती है। प्रत्येक प्राणियों का अधिवास, प्रकृति में उनका निश्चित स्थान समझने में भी मदद मिलती है। प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकूलन की जानकारी प्राप्त होती है। ये वर्गीकरण से इतने लाभ होते हैं बच्चों।
प्राणी वर्गीकरण की जो पारंपरिक पद्धति है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, उनमें जो है, जो पारंपरिक पद्धति है, प्राणियों के शरीर में आधार देने के लिए पृष्ठरज्जु नाम का अवयव होता है या नहीं, इस मुद्दे के आधार पर जगत का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं बच्चों? असमपृष्ठरज्जु प्राणी और समपृष्ठरज्जु प्राणी। असमपृष्ठरज्जु प्राणी और समपृष्ठरज्जु प्राणी, ये दो प्रकार हैं। अब आज हम असमपृष्ठरज्जु प्राणी को देखते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। असमपृष्ठरज्जु प्राणी में शरीर में पृष्ठरज्जु नामक अवयव नहीं होता। शरीर में पृष्ठरज्जु नामक अवयव नहीं होता। दूसरा जो पॉइंट है, समपृष्ठरज्जु प्राणी में शरीर में पृष्ठरज्जु नामक अवयव पाया जाता है। असमपृष्ठरज्जु प्राणी में ग्रसनी में क्लोम छिद्र नहीं होते और श्वसन के लिए क्लोम छिद्र या फेफड़े होते हैं। असमपृष्ठरज्जु प्राणी और समपृष्ठरज्जु प्राणी में ये विविधताएं हैं। नंबर 3, तंत्रिका रज्जु होगा तो वह युग्मक ठोस और शरीर के अधर तल पर होता है। तंत्रिका रज्जु एक ही खोखली और शरीर के पृष्ठभाग में होती है। चौथा जो पॉइंट है बच्चों, हृदय होगा तो वह शरीर के पृष्ठतल पर होता है। हृदय होगा तो वह शरीर के पृष्ठतल पर होता है। और इसमें जो होता है समपृष्ठरज्जु प्राणी में हृदय शरीर के अधर तल में होता है। हृदय क्या होता है? शरीर के अधर तल में होता है। तो असमपृष्ठरज्जु प्राणी जो होते हैं अमेरुदंडी होते हैं। अमेरुदंडी प्राणी, इनका 10 संघों में विभाजन होता है बच्चों। ये 10 संघ जो होते हैं, छिद्रधारी, आदिजीवी, अंतर्गुहीन, चपटे कृमि, गोल कृमि, सूत्रदेही, शखंड कृमि, संधिपात, मृदुकाय, कवचधारी, कांटेदार त्वचा वाले और अर्धमेरुदंडी सामीरज्जुजमंत प्राणी होते हैं। और जो पृष्ठरज्जु प्राणी होते हैं बच्चों, इस शरीर को आधार देने वाले लंबे धागे जैसी संरचना होती है जो प्राणियों के शरीर में पृष्ठतल में होता है। समपृष्ठरज्जु प्राणी संघ का विभाजन जो होता है 3 उपसंघों में होता है। 3 उपसंघ क्या है? यूरोकार्डेटा है, सेफलोकार्डेटा है और वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा का भी वर्गीकरण 6 भाग में किया गया है। चक्रमुखी है, मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है और स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी है। ये देखिए समपृष्ठरज्जु प्राणी की विशेषताएं हैं। समपृष्ठरज्जु प्राणी की विशेषताएं हैं इसमें। इसके बाद जो प्राणी जगत है बच्चों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देखिए एक चित्र है, प्राणी जगत का प्रचलित वर्गीकरण। प्राणी जगत को एक चित्र के द्वारा हम आपको समझाना चाह रहे हैं। प्राणी जगत को पहले उपजगत असमपृष्ठरज्जु प्राणी और उपजगत समपृष्ठरज्जु प्राणी 2 भागों में हो गए। अब उपजगत असमपृष्ठरज्जु प्राणी क्या, ये संघ जो है 10 संघ है जो हमने अभी नाम आपको बताया है। वो 10 के नाम यहाँ पर हो: आदिजीव, छिद्रधारी, अंतर्गुहीन, चपटे कृमि, गोल कृमि, शखंड कृमि, संधिपात,
मृदुकाय, कवचधारी, कांटेदार त्वचा वाले और अर्धमेरुदंडी। और उपजगत संपृष्ठ रज्जु प्राणी में इसके संघ जो हो संपृष्ठ रज्जु प्राणी के, इसमें देखिए यूरोकार्डेटा इसके 3 भाग हैं, शेफ्लोकार्डेटा है और वर्टिब्रेटा है उपसंघ में। इसमें चक्रमुखी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और सस्तन इतने वर्ग हैं इसके। इतने क्या है इसके वर्ग हैं। ते प्राणी जगत का प्रचलित वर्गीकरण है। प्राणी जगत का प्रचलित वर्गीकरण सामान्यतः रॉबर्ट व्हिटकर की पंच जगत पद्धति के अनुसार केवल सभी बहुकोशिकीय प्राणियों का समावेश ही प्राणी जगत में किया गया है। इस पद्धति में प्राणियों का वर्गीकरण करते समय शरीर का रचनात्मक संगठन, शरीर की सममिति, देह गुहा, जनन स्तर और खंडी भवन, इसका जो होता है ध्यान दिया गया है। इन मुद्दों को, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आधार लिया गया है बच्चों। इन मुद्दों का आधार लिया गया है। तो आज हम आपको सबसे पहले प्राणी जगत में वर्गीकरण की नई पद्धति है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्राणी जगत में वर्गीकरण की नई पद्धति उपयोगी आधारभूत मुद्दे क्या हैं कि किसी भी प्राणी का रचनात्मक संगठन कैसे होता है। रचनात्मक संगठन, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी जानते हैं जो भी प्राणी है उनका शरीर जो है कोशिकाओं से बनता है, सेल से बनता है। प्राणियों के बहुकोशिकीय शरीर में अनेक कोशिकाएं कार्य करती हैं तथा एक कोशिकीय प्राणियों का शरीर एक ही कोशिका में तैयार होने के कारण सभी कार्य उसी कोशिका की मदद से चलते हैं। एक कोशिकीय प्राणियों के शरीर में का जो संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है और बहुकोशिकीय में जो होता है क्या होता है, बहुकोशिकीय प्राणियों में अनेक कोशिकाएं होते हुए भी उसमें ऊतक तैयार नहीं होते होंगे। ऐसे प्राणियों का शरीर कोशिका स्तर या जिसको हम पेशी स्तर संगठन बोलते हैं, इसमें छिद्र संघ के प्राणी आते हैं। कौन से प्राणी आते हैं? छिद्र संघ के प्राणी आते हैं। कुछ प्राणियों के शरीर में कोशिका एकत्रित होकर के ऊतकों का निर्माण करते हैं और उन ऊतकों की सहायता से शारीरिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। यह प्रकार जो होता है वह कोशिका ऊतक स्तर संगठन का होता है। जैसे अंतर्गुहीन संघ के प्राणी आते हैं बच्चों, इसमें अंतर्गुहीन संघ के प्राणी आते हैं। और जो चपटे कृमि प्राणियों में ऊतक अवयव पाया जाता है, इनमें से ऊतक एकत्रित होकर के निश्चित अवयव तैयार करते हैं, परंतु संपूर्ण अवयव संस्थान का विकास नहीं हुआ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोशिका ऊतक संगठन के कुछ प्राणी हैं यहाँ पर, जिसमें उसकी सभी पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसका मुख है, ये मुख है, आंत है और जनन ग्रंथि है, ये घंटा है, नलिका है, स्नायु के कड़ है, इधर कड़े, सुंडक है और ये क्या है, मुख भुजा है। ये कोशिका ऊतक संगठन के प्राणी है। कोशिका ऊतक संगठन के प्राणी ऊतक अवयव स्तर संगठन के प्राणी हैं।
ये देखिए इधर भी इसके सभी भाग दिए गए हैं। ये अधर तंत्रिका है, रज्जु। ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया। ये अन्न नलिका है, और ये जठर वाहिनी है। ये गुहा है, और ये क्या है बच्चों, गुच्छिका है। और यहाँ पर ये देखिए नेत्र बिंदु है, और मुख इसका यहाँ पर है, यहाँ पर मुख है, यहाँ पर। ये होते हैं ऊतक अवयव स्तर के संगठन। ऊतक अवयव स्तर के संगठन वाले हैं। जैसे अपना बॉडी है, हमारे अंदर आप देखते हैं मुंह है, बहुत सारे हमारे बाहर के अवयव हैं जिसको हम देख सकते हैं, और बाहर के जो अवयव हैं उस पर हम अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर के अवयव हैं उस पर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अंदर के अवयव 24 घंटा रात दिन, चाहे हम सोते रहते हैं चाहे जागते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। तो बच्चों, हमारे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर कार्य करने के लिए अनेक अंग हैं, और वो एक दूसरे से जुड़कर अंग संस्थान का निर्माण भी करते हैं और उसी प्रकार कार्य भी करते हैं। उसमें जो सिमेट्री हम आपको बताएंगे उसमें है शारीरिक सममिति, बॉडी सिमेट्री। इस सममिति क्या होती है बच्चों, हम लोगों ने तीसरी कक्षा चौथी में गणित में पढ़ा है। मतलब दो भाग में उसको बांट दो और एक के ऊपर एक पूरा ढक दो, तो वही सममिति कहलाती है। जैसे प्राणियों के शरीर से विशिष्ट अक्ष लेकर काल्पनिक रेखा खींचने पर उस शरीर के समान दो भाग होते हैं या नहीं, इस गुणधर्म पर आधारित प्राणियों के शरीर के विविध प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, ये देखिए। एक प्रकार है असममिति शरीर है, अरिसममिति है, और द्विस्वपार्श्वमिति है। ये देखिए, ये असममिति शरीर है, ये अरिसममिति है, और ये क्या है, ये है द्विपार्श्वमिति। अब एक एक के बारे में हम जान लेते हैं। असममिति शरीर में क्या होता है, असममिति शरीर में इस प्रकार के शरीर के संबंध में ऐसा कोई भी अक्ष नहीं होता कि जिसमें से रेखा खींचने पर शरीर के दो समान भाग हो सकें। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, कुछ प्रकार के स्पंज है। अरिसममिति में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के शरीर के बीचों बीच मध्य अक्ष में से जाने वाले किसी भी प्रतल में से काल्पनिक रेखा खींचने पर उसके दो भाग हो जाते हैं। जैसे हाइड्रा है, सितारा मछली है। इन प्राणियों के शरीर के संबंध में मध्य अक्ष से जाने वाले 5 भिन्न भिन्न प्रतल होते हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न पद्धति से रेखा खींचने पर उसके दो समान भाग प्राप्त हो सकते हैं। और द्विस्वपार्श्वमिति क्या है, इस प्रकार के शरीर में एक ही अक्ष ऐसा होता है कि केवल उसी अक्ष में से काल्पनिक रेखा खींचने पर उसके दो समान भाग हो जाते हैं। देखिए, जैसे बकरी है ना, इसको बीचों बीच अगर इधर से पूरा फाड़ दिया जाए, इसको आधा आधा कर दिया जाए। कीटक है, मत्स्य है, मेढक है, पक्षी है, मानव है, ये सब है द्विपार्श्वमिति। क्या है बच्चों, द्विपार्श्वमिति। आद्य स्तर या जनन स्तर, द्विस्तरीय व त्रिस्तरीय, ये क्या है, बहुकोशिकीय प्राणी जो होते हैं, ये देखिए द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय है।
बहुकोशिकीय प्राणी उनमें भ्रूण अवस्था में वृद्धि की शुरुआत के समय कोशिका का आद्य स्तर जो तैयार होता है तथा उस आद्य स्तरों से ही प्राणियों के शरीर में विभिन्न ऊतक का निर्माण होता है। कुछ प्राणियों में केवल 2 ही आद्य स्तर, बहिर्जनन स्तर और अंतर्जनन स्तर तैयार होते हैं। सभी अंतर्गुहीन सिलेंटरेटा तो अधिकतर प्राणियों में 3 आद्य स्तर अर्थात उपर्युक्त 2 के अतिरिक्त मध्यस्था भी तैयार होती है। तो किसी में 2 और किसी में क्या होता है 3। ये देखिए अंतर्जनन स्तर है, मृत अजैविक स्तर है, बहिर्जनन स्तर या मध्य स्तर, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय, इस प्रकार से जो होता है। बॉडी कैविटी जो देह गुहा होती है वो क्या होती है बच्चों? देह गुहा। ये देखिए चित्र है, हम आपको दिखाएंगे। शरीर भित्तिका और आंतरिक अवयव इन दोनों के बीच पाए जाने वाले रिक्त जगह को देह गुहा कहते हैं। यहाँ पर चित्र में दिख रहा है देह गुहा। ये देखिए ये देह गुहा है। खंडी भवन जिसको हम बॉडी सेगमेंटेशन कहते हैं। देह गुहा के आधार पर प्राणियों के कई प्रकार हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? देह गुहा वाले प्राणी होते हैं, एक देह गुहा वाले प्राणी, नकली देह गुहा वाले भी प्राणी होते हैं और देह गुहाहीन प्राणी भी होते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं। तो देह गुहा के आधार पर प्राणियों की जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। देह गुहा वाले प्राणी, नकली देह गुहा वाले प्राणी और देह गुहाहीन प्राणी। देह गुहाहीन प्राणी। खंडी भवन क्या है? बॉडी सेगमेंटेशन यदि प्राणियों का शरीर छोटे छोटे समान भागों में विभाजित हुआ हो, इस प्रकार की शरीर रचना को खंडी भवन कहते हैं और प्रत्येक छोटे भाग को खंड कहते हैं। जैसे सखंड कृमि संघ का प्राणी केचुआ, केचुआ आप देखते हैं उसका छोटे छोटे भागों में खंडी भवन होता रहता है। इस प्रकार से देखिए बटा है, एक भाग इसका बटा है, देखिए लाइन लाइन। इस प्रकार के प्राणी को हम खंडी भवन कहते हैं। सखंड है, कृमि संघ का प्राणी है केचुआ। तो जो बच्चों हम लोगों ने प्राणी जगत के बारे में सीखा, इसका हम एक पूरा पिक्चर आपको दिखाएंगे कि प्राणियों का आधुनिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ये देखिए प्राणी जगत, प्राणी जगत किंगडम एनिमल, ये जगत है। तो प्राणी जगत कोशिका भित्ति विहीन या बहुकोशिकीय प्राणी में आता है। इसका शरीर का संगठन कोशिका स्तर शरीर संगठन, ऊतक अंग अंग स्तर स्तर शरीर संगठन। कोशिका स्तर को असममिति शरीर, शरीर सममिति, अरिसममिति शरीर, द्विपार्श्व सममिति शरीर। देह गुहा में यहाँ पर प्राणी संघ में छिद्रधारी है, अंतर्गुहीन है, चपटे कृमि वाले हैं, गोल कृमि वाले हैं, शकंड कृमि वाले, संधिपाद, मृदुकाय कवचधारी, कांटेदार तथा त्वचा वाले, समीर रज्जुमंत और संपृष्ठ रज्जु प्राणी। इस प्रकार से इनका जो वर्गीकरण किया गया है। अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे? हम रंधी प्राणी संघ देखेंगे, निड़ारिया प्राणी संघ देखेंगे, चपटे कृमि प्राणियों का संघ देखेंगे, गोल कृमि प्राणी संघ क्या है, शकंड कृमि प्राणी संघ क्या है, संधिपाद प्राणी संघ क्या है और मृदु कवचधारी प्राणी संघ क्या है। कांटेदार
त्वचा वाले प्राणियों का संघ और सामी रज्जुमंत प्राणियों का संघ देखेंगे। उसके आगे वाले वीडियो में हम तप संपृष्ठ रज्जु प्राणियों के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोगों किसके बारे में सीख रहे थे बच्चों? प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में सीख रहे थे। प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में सीख रहे थे। अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा आपसे करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।